ओके, अपन लोगों ने कल एक्सपेंस देखा था। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जिसका अपन ने बेनिफिट्स एंजॉय कर लिया है साल भर में ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। और असेट का मतलब होता है कि जिसका मैंने पेमेंट करा है या मान लो पेमेंट करना पड़ेगा पर मैंने उसका बेनिफिट एंजॉय नहीं किया है, वही मेरा क्या होता है? कमॉन असेट होता है। या मैं फ्यूचर में करूंगा उसका बेनिफिट एंजॉय, तो वो मेरा क्या होता है? असेट होता है। करंट ईयर में तो नहीं करा पर फ्यूचर में करूंगा, वो मेरा क्या होता है? कमॉन असेट होता है। ठीक है। अब एक्सपेंस में मैंने आपको अलग अलग टाइप के एक्सपेंस बताए, तो तीन टाइप है। एक तो है कि मैंने जिस एक्सपेंस का बेनिफिट एंजॉय भी कर लिया और पेमेंट भी कर दिया कैश में, तो उसकी तो एंट्री हो जाती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और ईयर एंड पे वो एक्सपेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? पीएनएल में। ध्यान रखना, पीएनएल में वही एक्सपेंस ट्रांसफर होगा जिसका मैंने बेनिफिट ले लिया है, बेनिफिट एंजॉय किया है। अदरवाइज दूसरा एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मान लो मैंने पेमेंट कर भी दिया पर बेनिफिट नहीं लिया है एक्सपेंस का, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, तो मैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर, ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसको मैं क्या दिखाऊंगा? असेट साइड में। समझ में आया क्या आपको हानि? उसके बाद देखो अपन ने कल पढ़ा था, उसके बाद अपन ने कल पढ़ा था कि सर एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है सर? ऐसा एक्सपेंस जिसका मैंने बेनिफिट तो एंजॉय कर लिया बट मैंने पेमेंट कैश में नहीं किया। अब बेनिफिट एंजॉय कर लिया तो ये एक्सपेंस तो है, पीएनएल में हो जाएगा। ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है इसकी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो करना पड़ेगा आपको, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पे कर देंगे तो टू कैश हो जाएगा, पे नहीं करेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लाइबिलिटी बढ़ा देंगे और अल्टीमेटली ये एक्सपेंस भी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एक होता है अपने प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है सर? जिसका बेनिफिट मैंने एंजॉय नहीं किया बट पे कर दिया। तो जब भी एक्सपेंस को पे करते हैं ना, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस को पे करो चाहे नॉर्मल एक्सपेंस को पे करो, तो एंट्री एक्सपेंस के पेमेंट के टाइम पे हमेशा क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर ईयर एंड पे मान लो जो अपन पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो पीएनएल में तो हम उसी एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे जिसका बेनिफिट लिया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल बोला था आपको कि भाई 5 लाख रुपीज का एक्सपेंस मैंने पे किया, तो एंट्री कर दी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख, 5 लाख। अब इस 5 लाख में से 4 लाख का ही मैं बेनिफिट लिया हूं साल भर में और 1 लाख रुपीज मैंने एडवांस में पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ईयर एंड पे। जितना बेनिफिट ले लिया वो तो ट्रेडिंग मेडल में चला जाएगा, जितना बेनिफिट नहीं लिया वो मेरा असेट हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? कंफर्म समझ में आ रहा है? चाहे प्रीपेड एक्सपेंस को पे कराओ तो भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ही होनी है पहली एंट्री। ईयर एंड पे क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। और जिस एक्सपेंस का बेनिफिट ले लिया वो कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। समझ में आ रहा है कहने के लिए? अब ऐसे ही चलते हैं इनकम के अंदर। इनकम किसे बोलते हैं? इनकम का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको हमने कमा ली है, जिसको हमने कमा ली है। इनकम होता है जो हमने अर्न कर लिया है, अर्नड। और मान लो अगर रिसीव भी हो गया है, अर्नड एंड रिसीव्ड, तो क्या एंट्री होगी बताओ? इनकम कमा भी ली और मिल भी गई, बोलो क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। पैसा मिल गया, सेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, इनकम, इनकम कमा ली, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट कर दी। अब इसमें और दो टाइप हैं। पहला तो है कि मैंने इनकम कमा तो ली बट मुझे पैसा नहीं मिला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रूड इनकम। मतलब अर्न तो कर ली बट नॉट रिसीव्ड। क्या एंट्री होती है इसकी? इनकम कमा ली तो इनकम तो क्रेडिट होगी। डेबिट क्या करते हैं? कैश या बैंक कर देते अगर पैसा मिल जाता, तो पैसा तो मिला ही नहीं तो असेट को डेबिट करेंगे, आज नहीं मिला कल तो मिलेगा। तो एक्रूड इनकम के नाम से असेट का अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। और ये वाली इनकम भी कहाँ चली जाएगी? पीएनएल में चली जाएगी। पीएनएल में वही इनकम जाती है जो हम कमा लेते हैं, जो हम कमा लेते हैं। सर एक्चुअली इनकम तो इनकम ही ट्रीट हो रही है, पर जो पैसा मिलना चाहिए था और आज नहीं मिला कल मिलेगा, तो वो असेट है। तो पैसा मिल जाता तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम कर देते। दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एक तो इनकम बढ़ी तो इनकम को तो क्रेडिट कर दिया, पैसा मिल गया तो कैश या बैंक को डेबिट कर दिया। इनकम कमाई तो इनकम को क्रेडिट कर दिया, पैसा नहीं मिला तो असेट बढ़ा दिया अक्रूड इनकम के नाम से, तो आज नहीं मिला कल मिलेगा।
जिसका बेनिफिट आज नहीं मिला कल मिलेगा तो मेरा असेट है। पैसा आज नहीं मिला कल तो मिलेगा ना, कल तो फायदा मिलेगा, तो कल कल मिल जाएगा पैसा, असेट बना दिया उसको मैंने अक्रूड इनकम के नाम से। तो ये वाली इनकम जो कमाली होती है और मिलती नहीं है, और जो कमाली होती है और मिल जाती है, दोनों इनकम कहाँ जाएगी? P&L। कुल मिला के पैसा मिलने या ना मिलने से फर्क नहीं पड़ता, P&L में ट्रांसफर करने में फर्क किससे पड़ता है? कमाली है तो P&L में जाएगी, नहीं कमाई तो P&L में नहीं जाएगी, बात खत्म। कमाली है मिल गई तो बढ़िया बात है, कमाली है नहीं मिली तो अक्रूड इनकम असेट में भी दिखेगा। इनकम में तो जाएगी, P&L में जाएगी इनकम बन के, पर वो असेट में भी दिखेगा आपके, सिंपल सी बात है। वो एक वो बाबा वायरल हो रहा है ना, बच्चा, मुझे पढ़क नहीं पड़ता, देखा क्या आपने? तुमने देखा ही नहीं है यार, क्या है, बहुत भाई साहब बहुत वायरल हो गया वो। छोटा सा नन्ना मुन्ना वाला, कोई बाबा नहीं है वो, उसके पेरेंट्स ने मजे ले लिए। उसके पेरेंट्स ने क्या है, उसको वो बना दिया सोर्स ऑफ इनकम। सबको पता है इंडिया में बाबा बन जाओ, कोई मद्दी कोई तेजी नहीं, एनी टाइम तेजी है। हाँ हाँ हाँ, पूजा वो डांस वांस करता है ना वो, बहुत भारी है वो। बहुत रोस्ट कर रहे हैं, बहुत रोस्ट कर रहे हैं उसको लोग अब। अनअर्न इनकम, चलो एक और होती है, कम ऑन अनअर्न इनकम। इसमें क्या होता है बोलो? इनकम कमा ली क्या, नहीं कमाई, नॉट अर्न, पर मिल गया पैसा, हाँ मिल तो गया। कमाई नहीं बट पैसा मिल गया। अब मिल गया तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो हमेशा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम ही होगी, चाहे पैसा अपन ने कमाया नहीं हो तो क्या हुआ, इनकम तो इनकम ही मिली, तो इनकम ही। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। पर अब ये इनकम कमाई तो है नहीं, तो ईयर एंड पे पेंडल में तो भेज नहीं सकते, तो कहाँ भेजेंगे? अब जो बिना कमाए अपने को मिल जाए वो तो अपनी लाइबिलिटी है, वो तो क्या है, अपनी लाइबिलिटी है। तो वो इनकम पेंडल में जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इनकम को डेबिट करेंगे, जितनी कमा ली वो तो कहाँ चली जाएगी? इस इनकम में से जितनी कमा ली वो तो कहाँ चली जाएगी? ट्रेडिंग पेंडल में। और जितनी नहीं कमाई वो अनअर्न्ड इनकम। समझ में आ गया बच्चों? वही सेम एग्जांपल, 5 लाख रुपए मिल गए थे यहाँ पे, तो एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम 5 लाख, 5 लाख। इस 5 लाख में से मैंने 4 लाख रुपए कमा लिए, तो 4 लाख भेज दिए ट्रेडिंग में, और 1 लाख जो नहीं कमाए वो भेज दिए अनअर्न्ड इनकम में। समझ में आया क्या? मतलब अनअर्न्ड इनकम कभी भी पेंडल में ट्रांसफर नहीं की जाती है। अनअर्न्ड इनकम हम लोग क्या करते हैं, इनकम में से माइनस कर देते हैं कि भाई 5 लाख मिले तो थे, हमने उसको एक बार इनकम मान ली थी, बट पेंडल में तो 4 लाख ही जाएगी। मतलब 4 लाख कैसा आया, 5 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख। तो मैं अभी आपको लिखने का मौका दूंगा, मैं अभी बनवाता हूँ एक बार आपको समरी। इसको बोलते हैं लाला कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ओ यूपी। ओ मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ए मतलब अक्रूड इनकम, यू मतलब अर्नड इनकम, पी मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, लाला ओ यूपी, प्लस प्लस माइनस माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लाइबिलिटी तो है ही है, एक्सपेंस में प्लस होगा। अक्रूड इनकम है, असेट तो है ही है, इनकम में प्लस होगा। अनअर्न्ड इनकम, लाइबिलिटी तो है ही है पर इनकम नहीं है, माइनस होएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस, असेट तो है ही है, एक्सपेंस तो नहीं है, एक्सपेंस से माइनस होएगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? पक्की बात? तो ये हो गया आपके, इसको थोड़ा
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। तो ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, ये ट्रीटमेंट बता दिया मैंने आपको ट्रेडिंग पॉइंट पे। ट्रेडिंग या P&L में इसका इफेक्ट क्या होगा। और ये हो गया इसका नाम, और ये हो गया इसका नेचर या टाइप। अनअर्न्ड इनकम, और ये हो गया भाई साहब आपका लास्ट हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो, कंफर्म, पक्की बात। इसको फटाफट से कॉपी में लिखो, फास्ट एवरीबडी, फास्ट फास्ट फास्ट। आओ बच्चों वापस आ जाओ, फटाफट से लिख लिया आपने। अब देखो कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आईसीआई की बुक में, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर। कुल मिला के भैया इन्वेंट्री का नुकसान हो गया, या तो जल गई वो या चोरी हो गई। अब इन्वेंट्री जब परचेज करके लेकर आए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था हम लोगों ने। क्या डेबिट किया था कमोन? परचेज अकाउंट डेबिट किया था। जब भी अपन गुड्स खरीदते हैं तो क्या डेबिट करते हैं? परचेज को डेबिट करते हैं। देख लेना भाई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर, ये होती है एंट्री, ये कहानी है। अब जब भी हम गुड्स को, अब है ना देखो, दो तरीके से गुड्स गोडाउन से बाहर जाता है। एक तो वो सेल्स हो जाए या फिर वो परचेज रिटर्न हो जाए। तो अगर अपन सेल्स करते हैं तो टू सेल्स लिखते हैं, और अगर परचेज रिटर्न करते हैं टू परचेज रिटर्न लिखते हैं। तो दो ही कहानी होती है गुड्स के बाहर जाने की। गुड्स आता है तो परचेज से आएगा या सेल्स रिटर्न से आएगा। या तो मैंने गुड्स बेच दिया वो रिटर्न होकर आ रहा है, या मैंने कुछ खरीदा हो तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है या परचेज डेबिट होता है, ये कहानी है। और गुड्स जाएगा तो सेल्स होगी तब जा रहा है, या फिर वो रिटर्न कर रहे हैं तब जा रहा है, दो ही कहानी है ना। अब गुड्स को बेच दिया तो टू सेल्स करना है, गुड्स को रिटर्न कर दिया खरीद के तो टू परचेज रिटर्न करना है। पर गुड्स खरीदा हुआ खराब हो गया तो टू सेल्स कर सकते हैं क्या? अब गुड्स तो कम हुआ है, गुड्स तो कम हुआ है। जब गुड्स लाए थे तब मैंने एक्सपेंस को बढ़ा दिया था, परचेज को डेबिट करने का मतलब है मैंने इसको मान लिया मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। पर जब बिका ही नहीं वो, कल मैंने आपको लॉस और एक्सपेंस का फायदा डिफरेंस बताया था बच्चों, जो 11th क्लास वाला बच्चा नहीं समझ सकता है। एक्सपेंस और लॉस का क्या फायदा बताता है? एक्सपेंस का मतलब ऐसा होता है कि जिसके अगेंस्ट में मेरे को इनकम कमा ली है, या जिसका मैंने फायदा ले लिया। फायदे का मतलब ये होता है कि जिसके अगेंस्ट में मैंने इनकम कमा ली, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। गुड्स मैंने परचेज किया, परचेज करके बेच दिया तो परचेज करा हुआ गुड्स एक्सपेंस है। गुड्स मैंने खरीदा, परचेज किया और नहीं बेच पाया और बचाया मेरे पास, तो वो असेट है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये तो करते हैं। गुड्स मैंने खरीदा तो एक बार मैंने एक्सपेंस मान लिया, अब ना तो मैं उसको बेच पाया और ना वो मेरे पास रखा हुआ है, तो ना तो उसके अगेंस्ट में मेरे को कोई इनकम मिली, ना मेरा वो असेट है, खराब हो गया वो। फायदा बिना लिए, फायदा बिना लिए कुछ कम हो गया, लॉस है। तो हम क्या करते हैं बताएं? हम लॉस की एंट्री में क्या करते हैं? हम लॉस की एंट्री में परचेज को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, इनकम थोड़ी ना है, परचेज रिटर्न नहीं है ये, और ये गुड्स बचे हुए भी नहीं है, ये तो खराब हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो एक्सपेंस जो मैंने माना था खरीदते टाइम, इसको मैं क्या कर दूंगा आज वापस से कम कर दूंगा। पर आज ये एक्सपेंस नहीं तो क्या वो लॉस तो है? एक्सपेंस नहीं है, फायदा नहीं लिया, इसके केस में इनकम नहीं कमाई, पर नुकसान तो है, नुकसान को डेबिट कर दूंगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अरे आया कि नहीं है समझ में? तो ये होती है लॉस की एंट्री। ऐसे ही अगर मान लो मैंने खरीदे हुए गुड्स को ड्राइंग में बांट, ओनर घर पे ले गया, ड्राइंग कर ली, तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये भी कोई सेल्स नहीं है, भी कोई परचेज रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अच्छा, खरीदे हुए गुड्स को मैंने एडवर्टीजमेंट के तौर पे बांट दिया, जैसे भी आप एग्जाम्पल दे रहे थे भाई, एग्जाम्पल दे रहे थे आपकी, मान लो बड़ी बड़ी महंगी महंगी जैकेटें दिलजीत दोसांझ अपने
कॉन्सेप्ट में बांट देता है कि नहीं है? चंदा ही है उसके लिए। चंदा मानो चंदा मान लो, डोनेशन अकाउंट डेबिट कर लो, और एडवर्टीजमेंट मानो तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर लो। चंदा तो नहीं मानेंगे, इसको ऐड ही मान सकते हैं। फैंस के लिए प्यार मोहब्बत, अभी दिलजीत भाई फेमस है तो अभी तो प्यार ही मोहब्बत ही बोल सकते हैं अपन, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करते हैं, बेसिकली एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है, एक कनेक्ट करने का तरीका होता है कि फैन से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसलिए गिव अवेज जो भी करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी उस केस में? अगर मैंने खरीदा हुआ गुड्स फ्री में बांट दिया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, डोनेट कर दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जला गया, चोरी हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग कर ली, घर पे ले गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अच्छा, ड्राइंग लास्ट में किससे कम होती है? कैपिटल से। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज तो कर दिया, अब ईयर एंड पे क्या एंट्री होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। एंट्रियां सीखो, सीए बनना है तो एंट्रियां सीखो। चलें आगे। चलो समझ में आ गया बच्चों? ईयर एंड पे अब मैंने लॉस ऑफ स्टॉक को डेबिट कर दिया, टू परचेज कर दिया, तो अभी लॉस ऑफ स्टॉक ईयर एंड पे कहाँ जाएगा? P&L। ये ट्रेडिंग में कभी नहीं जाएगा। एबनॉर्मल लॉसेस कभी भी ट्रेडिंग में ट्रांसफर नहीं होते। नॉर्मल लॉस तो रिकॉर्ड नहीं होते, नॉर्मल लॉस तो रिकॉर्ड नहीं होते, एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होते हैं और कहाँ चले जाते हैं? P&L में। अब नॉर्मल लॉस का शब्द आ ही गया मेरे जबान पे, तो उसको फर्क बता दो आप मेरे को कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या है? अनसर्टेन होता है इवेंट्स पे। और नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस तो जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल बोल सही रहे हो तुम? जैसे कि अपनी मशीनरी है, मशीनरी डेप्रिशिएट होती है। वो तो अलग हो गया ना, लॉस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस हो गया डेप्रिशिएशन तो ब्रो। डेप्रिशिएशन इज नॉट नॉर्मल लॉस। डेप्रिशिएशन तो फायदा लिया मैंने, लॉस तो वो होता है जिसका मैंने फायदा नहीं लिया, आप समझो। लॉस तो वो चीज़ है जिसका मैंने फायदा नहीं लिया और वो खराब हो गया, खत्म हो गया, चीज़ खत्म हो गई मेरी, फायदा नहीं लिया, लॉस है। चीज़ खत्म हो गई मेरी, फायदा ले लिया, एक्सपेंस है। ये बहुत भयंकर माइनर डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक चैप्टर हुआ करता था, कंसाइनमेंट अब हटा दिया, वरना आपको बहुत डिटेल में समझ में आता। 10,000 किलो एप्पल मंगाई अपन ने कश्मीर से, ठीक है। 1 किलो एप्पल है 80 रुपए की, तो कितने रुपए का माल आ रहा है? 8 लाख रुपीज का गुड्स आ रहा है। 8 लाख रुपए का मैंने पेमेंट कर दिया भाई, पेमेंट एडवांस देना पड़ता, 8 लाख दे दिए। किशनगढ़ आते 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 राजस्थान आते 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 9,800 kg एप्पल ही सही सलामत बची, और 200 किलो एप्पल खराब हो गई, क्योंकि नेचर है, सड़ेगी एप्पल तो भाई, सड़ेगी एप्पल, दब के खराब हो गई होगी, नीचे जो थी एप्पल वो खराब हो गई, या मान लो सड़ गई। अब एप्पल का नेचर है, अपन तो जाके गाड़ी में बैठ के कोई एप्पल को जो सड़ने से बचा सकते नहीं है, किसी को बिठा लो आप, जो सड़ेगा वो सड़ेगा। अब जो फ्रूट खराब होगा वो खराब होगा, डिटोरिएट होना है तो होगा, अपने हाथ में छोड़ना है, वो तो नेचर है भाई, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। बैक्टीरिया लगना है तो लगना है, गुड बैक्टीरिया बचा लेता है, बैड बैक्टीरिया खराब कर देता है, कहानी ये है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, लाल एप्पल हो जाती है। तो ये 200 किलो एप्पल खराब होती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि 200 किलो एप्पल खराब होगी, तो 10,000 किलो मंगाओगे तो 200 किलो खराब होगी। कितने हैं मेरे पास? नहीं, 9,800 किलो एप्पल मेरे पास सही सलामत पहुंच गई, ठीक है, पक्की। 200 किलो एप्पल खराब हो गई। क्या बोल रहे हो? 7 लाख और कितनी खराब हो गई? 16,000। पर मैं कह रहा हूं इसको ऐसे मत समझो, बाणियों के बच्चे हो, राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो, आप तो ये समझो कि आपने मंगाई ही 9,800 किलो एप्पल की। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 8 लाख में। तो आप तो क्या करो, 8 लाख डिवाइड बाय 9,800 kg कर दो, तो आपके घर में कितने रुपए की एप्पल पड़ी? 81.63 रुपीज की आपके घर में 1 किलो एप्पल पड़ी है, आप तो ये समझो, बात खत्म। तो नॉर्मल लॉस को लॉस मान के अलग से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है,
जो गुड यूनिट्स बची है, जो गुड एप्पल बची है, उसकी वैल्यू क्या करो, बढ़ा लो, बात खत्म। हम तो मानो ही यही ना कि मैंने 8 लाख की परचेस करी है तो 9800 kg एप्पल आ गया, 200 किलो खराब हुआ, ठीक है, उसकी मेरे को अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं कौन, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम कभी भी अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, एबनॉर्मल लॉस को तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर 10,000 किलो एप्पल मंगाई और भाई साहब बीच में ना ट्रोली पलट गई, पलट जाती है। अब जहां पलटती है, आपने वीडियो देखे होंगे कि जिस एरिया में पलटती है तो वहां के लोग आ जाते हैं, यार एप्पल धमाधम बढ़ना स्टार्ट, है कि नहीं है। तो भैया हुआ क्या, पलट गई, एक तो भैया अपने नुकसान, एक तो पलटी तो कुछ क्रश हो गई, फिर कुछ बिखर गई हाईवे पे, तो भैया उसमें से ऊपर से गाड़ी निकल गई, तो 1000 किलो तो वैसे एप्पल खराब हो गई, ठीक है। 4000 किलो एप्पल आस पड़ोस वाले ले गए, तो 5000 किलो एप्पल ही पहुंची मेरे पास, और 5000 किलो एप्पल खराब हो गई। तो 4 लाख का माल पहुंचा, 4 लाख का माल नहीं पहुंचा, खराब हो गया। पर मैंने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कितने रुपए से कर दी एंट्री, 8 लाख से। अब अगर मैं वही बाणे वाली बुद्धि लगाऊं कि मान लो अपने तो 5000 ही पहुंची, समझना आप, भाई मैं तो 5000 ही पहुंची, तो देखो एक बार 8 लाख डिवाइड बाय डबल कर लो, बिल्कुल सही। तो मतलब मैं तो 160 रुपए किलो की एप्पल मेरे घर में पड़ी, तो भाई बाजार में 160 रुपए की किलो की एप्पल बेच पाएगा क्या, जब 80 किलो के भाव परचेजिंग के चल रहे हैं तो 90-100 में बिकती होगी। अब 160 के भाव को तू कॉस्टिंग में पकड़ेगा तो तेरे को लॉस ही लगने वाला है। तो इसको कभी भी आप नॉर्मल लॉस ट्रीट नहीं कर सकते, इसको आपको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। जो अल्टीमेटली मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं था जो तुम कह रहे थे, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं था, ये अनसर्टन इवेंट था। एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से कोई लॉस हुआ, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, ड्राइवर को अटैक आ गया, ट्रॉली बिखर गई, पड़ गई, जो कुछ भी कहानी हो गई, तो सर इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और ये एबनॉर्मल लॉस नेचुरल प्रोसेस का पार्ट नहीं था। एप्पल का सड़क के 200 किलो खराब होना इज नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। पेट्रोल को डालेंगे थोड़ा सा उड़ेगा, नॉर्मल प्रोसेस, पर पेट्रोल को डालते हुए धुल गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा क्या करना होता है अपने, कमॉन क्या करना होता है, अलग से इसको रिकॉर्ड करना होता है और इसको पेंडल में ले जाना होता है। तो यहां पे मुझे एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी, और क्या एंट्री होगी, कमॉन क्या एंट्री होगी, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और फिर अगली एंट्री पेंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। समझ में आया कहानी। सर मशीनरी जो बेचते हैं उसमें जो लॉस आता है वो तो नॉर्मल है, मतलब वो वैसे तो सर अपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट आइटम है वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो कैश पे पढ़े होंगे ना आपने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो नॉर्मल प्रोसेस है। वो तो अपन मशीन बेच रहे हैं तो अपनी इच्छा से ही बेच रहे हैं, थोड़ा ना कि एक्सीडेंटली बेच दी, होश आवास में बेची है, उसमें क्या हो गया, लॉस है, नॉर्मल हो तो। चले आगे। पर वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है नहीं, जो ट्रेडिंग में जाता नहीं है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। चलो चले आगे। देखो जितनी डिस्कशन होनी चाहिए उतनी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे, ताकि आपका दिमाग खुलता रहे कि हाँ यार होने क्या वाला है। अब एक होता है जी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री चैप्टर में। इसमें मैंने बताया था आपको, जब भी हम गुड्स भेजते हैं अप्रूवल पे कस्टमर को, तो कस्टमर या तो उसको रख सकता है या उसको मना भी कर सकता है। अगर वो रख लेगा तो बढ़िया बात है, नहीं रखेगा तो मेरे को रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने गुड्स को भेजा है कस्टमर के पास, भले ही उस दिन उसने हाँ कराए चाहे ना कराए, मैं तो उसको सेल्स मानता हूं, और मैं तो उस दिन एंट्री कर लेता हूं कस्टमर अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चाहे भले अभी कस्टमर के पास में रिटर्न करने का मौका है, अप्रूव करने का उसके पास में टाइम है, पर मैं तो जिस दिन गुड्स भेजूंगा उस दिन मैं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स मान लूंगा, असेट को डेबिट कर दूंगा और इनकम को क्रेडिट कर दूंगा, इसको इनकम मान लूंगा। अब कस्टमर के पास में मौका है मान लो 4 अप्रैल तक हाँ या ना करने का, पर बीच में आ गया ईयर एंड 31 मार्च तक, उसने ना तो हाँ किया ना किया। अब ना तो उसको मैं सेल्स मान सकता, समझना, ना मैं उसको सेल्स भी ट्रीट नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या ट्रीट करूंगा उसको, तो मेरे को एक तो सेल्स रिवर्स करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या करूंगा वापस से ईयर एंड पे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। देखो ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूं भाई। अगर सेल्स नहीं है सर, क्यों, सेल्स हो सकती है ना, तो हो सकती है तो अगले साल हो सकती है, अगले साल देखेंगे,
ईयर एंड तक तो नहीं हुई ना। अब ईयर एंड तक अगर वो सेल नहीं है तो सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस दिन 23 मार्च को मैंने गुड्स सेल किए थे, सेंड किए थे, तब मैंने उसको सेल्स मान लिया। 31 मार्च तक हाँ या ना आया ही नहीं, तो मैं बिना हाँ या ना आए तो हाँ नहीं मान सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग करता हूँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से, और मैं तो नेगेटिव सोच के अकाउंटिंग करता हूँ कि यार मेरे साथ बुरा हो सकता है, तो मैं लॉसेस की तैयारी रखता हूँ, तो मैं तो यही मानूंगा कि मेरे साथ बुरा ही होगा, सेल्स नहीं होगी, तो मैं सेल्स को पहले रिवर्सल करूंगा ईयर एंड पे। और दूसरी बात, अगर ये सेल्स नहीं तो इन्वेंट्री का पार्ट है, पर इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है कस्टमर के पास, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। पर ध्यान रखना, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड सेल प्राइस से नहीं करोगे, कॉस्ट प्राइस से करोगे। मान लो अगर 80,000 की गुड्स को 1 लाख में सेल किया था, तो सेल्स की एंट्री 1 लाख से कर दी थी, तो रिवर्सल भी 1 लाख से कर दिया, पर चीज तो 80,000 की है, तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते टाइम पे विचएवर इज लॉस, विचएवर इज लो कॉस्ट और एनआर विचएवर इज लो, तो 80,000 रुपये से रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर एकदम? तो उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ, एक तो सेल्स कम हुई, एक अपना असेट कम हुआ, डेटर कम हुआ, कस्टमर कम हुआ, और एक अपना इन्वेंट्री बढ़ गई, और ट्रेडिंग में क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया? चले आगे। ये तो बता ही दिया मैंने आपको। डोनेशन करते हैं डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल बांटते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह में मैंने मान लो मेरे सीमेंट की दुकान है, मैं सीमेंट खरीद के बेचता हूँ, तो सीमेंट में परचेज करके लेकर आया, बेचता हूँ, तो सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आ रही कहानी? पर अगर वही सीमेंट मैंने खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर लिया, तो वो मेरा असेट बन गया, अब एक्सपेंस नहीं था, वो मेरा क्या बन गया, अब असेट। तो असेट को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस को कम कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, बेचा थोड़ा ना, यूज किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आएगा आपको? ड्राइंग्स क्यों है? ऑफिस बिल्डिंग, घर की बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करता तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होती, ऑफिस की बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज किया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे। समझ में आ गया? अब एक होता है कमीशन, तो आप पढ़ के आए होंगे, एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे कमीशन देनी है, और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे कमीशन देनी है। कमीशन देना है तो कुल मिला के एंट्री क्या होगी, अपना कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्योंकि कैश में तो दे नहीं रहे अपन उसको, पेबल हो रहा है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स में आता है। समझ में आएगी कहानी? कैलकुलेशन जब आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले पे ही आपको डायरेक्टली कमीशन देनी है, तो डायरेक्टली जो नेट प्रॉफिट आया आपका कमीशन माइनस करने से पहले, उस पर डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दो। पर आपको देनी है नेट प्रॉफिट कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे 5%, पर आपके पास कौन सा प्रॉफिट है, कमीशन माइनस करने के पहले वाला, तो कमीशन माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइड बाय 105। चले आगे। ये सब अपनी 11वीं क्लास में पढ़ी हुई चीजें हैं, जब जब क्वेश्चन में आएगा तब तक वो बताता रहूंगा। अब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया था, और अपना 6 भी हो गया था, क्योंकि उसमें नॉर्मल सी बैलेंस शीट अपने को बनानी थी। कल मैंने आपको 2 ऑर्डर भी डिस्कस कर लिए थे बैलेंस शीट के। कौन कौन से ऑर्डर थे? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब आ जाइए आप फटाफट से दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। बहुत ही इजी है, फटाफट से बनाइए फॉर्मेट। अच्छा ओके 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 ओके, एक मिनट, इसमें तो सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है। मतलब इसने पहले प्रॉफिट और लॉस निकाल चुका है ये, और फिर इससे कुछ गलतियां हो चुकी थी उसमें, फिर उसको एडजस्ट करके तो नहीं, चलो डिस्कस करते हैं इसको। विल जस्ट रीड इट, चेक करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, द बैलेंस शीट ऑफ थापर। थापर के नाम से याद आ रहा है वो पिक्चर है ना, वो शाहरुख खान की पिक्चर है बादशाह, देखिए क्या उसमें होता है ना, थापर मुझे मारना चाहता है, वो गोवा में चीफ मिनिस्टर को मारना चाहता है ना, देखी नहीं है तुम? थोड़े यार, तुम बच्चे थे उस समय। हाँ अरे मस्त पिक्चर है। उसमें वो ट्विंकल कप खन्ना, ट्विंकल खन्ना, उस समय खन्ना ही थी। अमरीश पुरी है क्या, है क्या उसमें? हाँ वही तो है, वही तो है भाई बदमाश। बैलेंस शीट ऑफ तापर ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2021 की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, डेट का ध्यान रखिएगा। असेट्स वगैरह दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और लाइबिलिटीज आपको दिए, कैपिटल दिए। फिर बोला क्या है देखते हैं, बोला है कि हमने 21-22 के साल में पूरे पूरे साल भर में हमने प्रॉफिट कमाया
18,30,000 का पेंडल पेंडल जिन्होंने बनाया होगा, पेंडल में कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 18,30,000 का। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर दी फॉलोइंग, मतलब इन्होंने ये जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं इनको एडजस्ट कर लिया है, मतलब ये ए बी और सी ये सब वो बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। जैसे रेंट मिला प्रॉपर्टी लेट आउट करके 3 लाख रुपए का, तो ये भी वो एडजस्ट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन भी लगा चुके हैं पेंडल में, ये सब दे चुके हैं। मतलब वो पेंडल जब बनाया होगा ना इन्होंने, तो पेंडल में क्रेडिट साइड पे रेंट भी लिख दिया इन्होंने। लेट आउट का मतलब होता है किराए पे देके प्रॉपर्टी से रेंट मिलना। लेट आउट क्या होता है? लेट आउट। वहां लिखे हुए नहीं होते क्या, अपन देखते हैं ना बाजार में ऐसे लिखा होता है टू लेट। मैं ऐसे पढ़ता था कि आई लिखना भूल गया, है ना? अपन सेम है भाई भाई, सेम टू सेम। तो ये टू लेट का मतलब मेरे को समझ में आया जब मैंने सीए इंटरमीडिएट में टैक्स की पढ़ाई करी, और टैक्स में एक इनकम टैक्स में एक हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वहां पे जाके समझ में आया कि लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है। तब तक मैं ही समझता था कि टू लेट का मतलब आई लगाना भूल गया। पर फिर सोचता था यार दुकान टॉयलेट कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी टॉयलेट, मतलब ये क्या हो रहा है। पर कन्फ्यूजन थी कुछ जिंदगी में, तो उस समय क्लियर हुई। तो ये टू लेट का मतलब होता है कि जिसको अपन भाड़े पे देना चाहते हैं। लेट आउट मतलब रेंट आउट, रेंटेड आउट। और टू लेट मतलब जिसको मैं रेंट करना चाहता हूँ। सीख लो, नई चीज सीखे जा रहे हो। तो रेंट मुझे मिला, तो मैं ना पेंडल में लिख चुका हूँ, ये रेंट लिख चुका हूँ, डेप्रिसिएशन भी लिख चुका हूँ पेंडल में डेबिट साइड, प्रोविजन भी मैं बना चुका हूँ पेंडल से, ठीक है। और उसके बाद कितना प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया? 18,30,000, 18,30,000। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पर बोल रहा है कि जब मैंने पेंडल बनाया था ना बच्चों, तो मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना भूल गया था, और प्रीपेड एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना भूल गया था। अब कर ले, कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बोलो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बोलो बच्चों। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने रुपए बच्चों? और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा कहीं नहीं जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी है, ये तो एक्सपेंस को डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे ना ब्रो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू अच्छा, इसकी दोनों की नेट एंट्री करते हो तो बुक वाले ने नेट कर होती तो दो ही है। सीखना तो पूरे पड़ता है ना भाई। क्या हुआ बताओ? आया कि नहीं बच्चों? तो पेंडल के डेबिट साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे, और लाइबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे। बोलो क्लियर है अगर नेट करते हैं तो? अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। तो प्रीपेड एक्सपेंस इसका मतलब पे हो चुका है, पे हो गया होगा तब तो क्या एंट्री हो चुकी होगी। पहली एंट्री क्या हो चुकी होगी पेमेंट की? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, तो हो चुकी होगी, हो चुकी होगी। तो हमको सिर्फ ईयर एंड पे कौन सी एंट्री करनी है बोलो? बस, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए की? अब इसमें सुनना है कहानी। पर एक्सपेंस तो अपन क्लोज ही कर चुके सारे। अब अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस की एंट्री करूंगा, तो ये तो एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। जितना पहले एक्सपेंस पे किया होगा उसको तो मैं गलती से सारे के सारे को ट्रांसफर कर चुका हूँ पेंडल में, उसको तो मैं सबको सब कहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ? पेंडल में ट्रांसफर कर चुका हूँ। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में खड़ा ही नहीं है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में खड़ा ही नहीं है। समझ रहे हो क्या आप? मान लो मैंने 5 लाख का एक्सपेंस पे किया, उसमें से 20,000 का एक्सपेंस क्या था? प्रीपेड था।
तो मैंने तो 5 लाख की एंट्री कर दी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 5 लाख और पेंडल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 5 लाख। एक्सपेंस का नामो निशान अभी उसमें था क्या? नहीं था। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस एंट्री करके एक्सपेंस को अपनी बुक्स में ले आया ना, क्रेडिट कर दिया। पर डेबिट होता तो क्रेडिट होना चाहिए था, ये जबरदस्ती क्रेडिट हो गया। अब क्या करें? वापिस डेबिट करना पड़ेगा। और जो एक्सपेंस पहले ज्यादा पेंडल में चार्ज हुआ वो पेंडल से वापस निकालना पड़ेगा। पेंडल को ज्यादा डेबिट करे तो वापस पेंडल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी अगली? एक्सपेंस टू पेंडल, वेरी गुड। और नेट क्या हो जाएगी? प्रीपेड टू पेंडल। समझ में आया क्या बोला? वापस देखो, दो अलग अलग एंट्री अपन अभी कर रहे हैं, उसी को डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन। प्रीपेड एक्सपेंस की पहली एंट्री करी अपन ने, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ये समझ नहीं आता बच्चों को कि क्यों हो रहा है, पर आप तो मुझसे पढ़ रहे हो ना, आपको आएगा। देखो पढ़ाने में मेरे को मजा आता है भाई, इसीलिए काम कर रहे हैं अपन। और अगर मैं इन दोनों की नेट एंट्री पास करना चाहूं बच्चों, अरे इन शॉर्ट मैं पेंडल को याद दिला रहा हूं कि अरे पेंडल तेरे को ज्यादा डेबिट कर दिया था, अरे पहले गलती से। तो जितना तेरे को ज्यादा डेबिट कर देता मेरे भाई, उतना तेरे को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस था ही नहीं भाई, तेरे को डबल से डेबिट कर दिया मैंने एक्सपेंस मान के, तो वापस क्रेडिट हो जा। अब वो एक्सपेंस नहीं था तो क्या है? असेट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? नेट एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड कितने बच्चों? 20,000। तो आप चाहो तो नेट एंट्री भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो दो दो एंट्री लिख के फिर नेट लिख सकते हो, पर लिख लो, अच्छा रहेगा बच्चों। लिख दिया आपने ये सब? अब देखो भैया, मैंने जो पहले पेंडल बनाया था उसमें प्रॉफिट कितना आया था मेरे? 18,30,000। इसको तो ब्रॉड डाउन कर लूं एक बार वापस से, पेंडल अकाउंट में रिवाइज कर रहा हूं, तो इसको तो ब्रॉड डाउन कर लिया मैंने, 18,30,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस की वजह से पेंडल बढ़ना चाहिए, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 बढ़ना चाहिए ना। अरे जो एक्सपेंस था नहीं उसको एक्सपेंस मान लिया, तो वापस क्रेडिट कर दिया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वजह से पेंडल कम होना चाहिए, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं नेट एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या है ये? कम ऑन नेट एंट्री है, क्या कम ऑन? ये नेट एंट्री, ये यहाँ पे नेट एंट्री पोस्ट होगी। उसके बाद अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है? कम ऑन 16,70,000। कितना आ गया? 16,70,000। अब क्या करें? अब देखो भैया, अपने को ओपनिंग में कैपिटल कितनी दी हुई थी? 50 लाख। नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना हो गया बोलो बच्चों? 66,70,000। क्लियर है क्या बोलो? पक्की बात। अब इसने लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी कि ड्यूरिंग द ईयर इसने 6 लाख रुपीज डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ किए थे। कैपिटल से लेस कर देंगे, 6 लाख माइनस कर दिया, कितना आ गया? 60,70,000। उसके बाद कुछ करंट असेट करंट लायबिलिटी हमको बताए हुए हैं कि इन्वेंट्री क्लोजिंग में 14,50,000 एसेट साइड दिखा देंगे, 14,50,000। और क्या क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख है, तो ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख, ये क्लियर। और जो प्रोविजन अपन ने बनाया था, तो 20 लाख का 5% ही बनाया होगा प्रोविजन बच्चों। कितना प्रोविजन बनाया होगा अपन ने? 1 लाख का। तो 1 लाख का प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है, तो 20 लाख में से 1 लाख का क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, 19 लाख। सर प्रोविजन की एंट्री तो करवाई नहीं आपने। अरे वो हो चुकी थी, वो तो प्रोविजन बना चुका था ये, तो 1 लाख माइनस कर दे, 19 लाख का बाहर आ गया। आगे देखो, कैश एट बैंक 10,35,000।
ट्रेड पेबल 11,40,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस अपने को पता ही है 20,000 का एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने को पता ही है 1,80,000 का। लाइबिलिटी साइड पूरी कंप्लीट है। असेट साइड में मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में देख रहा हूं तो एक प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर भी दिए हुए हैं। तो ये पूरे 30 लाख और 3 लाख से लिखना है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो ओपनिंग बैलेंस था। इस पे डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। कितना कितना सर? 10%। 3 लाख तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है और 15,000 फर्नीचर फिक्सर में से माइनस करना है। कितना आ जाएगा बच्चों? 27 लाख और 2,85,000 बन गई मेरी बैलेंस शीट। आया कि नहीं समझ में? बोलो पक्की बात, कंफर्म? सर ये रेंट मिला था उसका तो कुछ किया ही नहीं। अरे तो बेटा रेंट मिला होगा तो वो ऑटोमेटिक कैश एंड बैंक में जुड़ा हुआ आ गया होगा ना। अपने को वैसे भी कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो उसमें जुड़ा हुआ होगा। और तो क्या, यही मानेंगे। और तो क्या मानेंगे? समझ में आया? जो रेंट मिला होगा वो पेंडल में चला गया, पर जो कैश के फॉर्म में मिला होगा तो वो कैश एंड बैंक में भी तो दिख रहा होगा। तो वो तो आ गया, क्लोजिंग बैलेंस दिया ना मेरे को बैंक का, और वो बोला हुआ एडजस्ट करा हुआ है, तो मैं वापस से उसकी एंट्री करूँ। इन तीनों चीजों का ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर चुके थे। इनको असेट में भी बढ़ा चुके थे और इनकम भी बढ़ा चुके थे। हेलो, डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपेंस भी बढ़ा चुके थे और असेट को कम भी कर चुके थे। प्रोविजन की वजह से पेंडल को कम भी कर चुके थे, प्रोविजन बढ़ा भी चुके थे। सारे एडजस्टमेंट हो चुके थे, डेबिट भी हो चुका था, क्रेडिट भी हो चुका था। समझ में आया क्या? कंफर्म? और हमको तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है 31 मार्च 2022 का, तो दिखा दिया। कोई दिक्कत? बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, तो इसको आप आराम से घर पे कर लेना। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा भयंकर हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ओपनिंग एंट्री पास करनी है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको दी हुई है, लास्ट ईयर के असेट्स आपको दिए हुए हैं, लास्ट ईयर की लायबिलिटी आपको दी हुई है, और उससे करंट ईयर में, करंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 22 से लेके कम ऑन 31 मार्च 23। तो इस करंट अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल के दिन मुझे ओपनिंग एंट्री पास करनी है। और ओपनिंग एंट्री पास कैसे होती है? बहुत हार्ड है। सारे एसेट्स को डेबिट कर देने का, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देने का, और कैपिटल को भी क्रेडिट कर देने का। समझ में आया? बहुत हार्ड है ना एंट्री का भी। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट? कैश इन हैंड को कैश अकाउंट लिखते हैं, कैश इन बैंक को बैंक अकाउंट लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल। अगर मान लो 3 अलग अलग ट्रेड रिसीवेबल होते तो तीनों को अलग अलग डेबिट करते। क्लोजिंग इन्वेंट्री अब क्लोजिंग नहीं है, अब वो ओपनिंग है। अब क्या है? वो ओपनिंग है। या तो ओपनिंग लिखना या सिर्फ इन्वेंट्री लिखना, क्लोजिंग तो बिल्कुल भी मत लिखना। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा एंड सन्स और टू कैपिटल। समझ में आएगा बच्चों? ये देखो एंट्री। तो इन्वेंट्री भी आप लिख सकते हो, और आप चाहो तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हो बच्चों। सर फिर बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट को कैश एट बैंक क्यों लिखते हैं? अब प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, बट अकाउंट में तो हम बैंक अकाउंट लिखते हैं, एंट्री में तो हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर? ओपनिंग एंट्री ये बता रहा है आपको कि किस तरीके से पोस्ट की जाती है। तो कैश अकाउंट डेबिट में टू महिंद्रा एंड सन्स तो लिखेंगे नहीं, टू कैपिटल लिखेंगे नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। भाई ओपनिंग बैलेंस है। बैंक के भी डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन्वेंटरी डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, महिंद्रा के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात? अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। ये आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है और बहुत ही फालतू है। देखते हैं क्या करना है। अरे तो इतना इजी है, मतलब एग्जाम में आते नहीं है, मतलब ऐसे आ जाए तो बढ़िया है। आपको टीबी दिया है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मतलब वे ट्रायल बैलेंस, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। डेबिट भी दिया है और क्रेडिट भी दिया है। चलते हैं आगे, क्या करना क्या है? सर हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है बच्चों? सर ट्रेडिंग अकाउंट आता है, और क्या क्या आता है बच्चों? P&L अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। देखो मैं इसको भी डिस्कस ही कर रहा हूँ ना, अच्छे क्वेश्चन लिखवा ही रहूंगा अब इसके बाद वाले जो भी है। चलो तो डिस्कस करते हैं। मान लिया अपन ने कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट अपन ने बना दी। पेंसिल ले लेना आप भी अपने हाथों में, और आप भी टिक करते जाना मेरे साथ आराम से, स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं पहले पॉइंट पे। तो मैंने भी ले लिया है पेंसिल। कैपिटल ये कहाँ जाएगा बताओ? ट्रेडिंग या P&L या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में डायरेक्ट आउटर कॉलम में, इंटरनल कॉलम में?
एक बार इंटरनल कॉलम में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा इंटरनल कॉलम में। क्यों 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 इंटरनल में? क्योंकि अभी प्रॉफिट ऑफिट ऐड होएगा, ड्राइंग्स होगी तो लेस होगा भाई। तो ये बैलेंस शीट में आ गए, टिक लगाओ, कैपिटल में इंटरनल कॉलम में 870, टिक लगाते रहना भाई मेरे साथ साथ, पेंसिल से पेन से नहीं। और अगर सीए वाली फील चाहिए तो टिक ऐसे उल्टा लगता है, सही बोल रहा हूँ, टिक सीधा नहीं लगाते अपन। अपन ऑडिट कर रहे हैं ना, ऑडिट का टिक उल्टा होता है। वी आर नॉट चेकिंग, वी आर ऑडिटिंग। चार्टेड अकाउंटेंसी का तुमने सिंबल नहीं देखा क्या? अपना लोगो नहीं देखा तुमने सीए का? उल्टा टिक होता है भाई, क्या कर रहे हो? अपना टिक उल्टा होता है भाई, ऑडिटर है अपन। हम लोग इन्वेस्टिगेटर ना, वी आर ऑडिटर्स। हम लोग सिर्फ चेक करते हैं भाई, समझ में आ रहा है? अपने टिक उल्टे होते हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं है तो चल रहे हो सीधे सीधे मैं तो बता रहा हूँ। परचेज एंड सेल्स, कम ऑन, परचेज कहाँ जाएगा? चलो भाई चलो, ट्रेडिंग में चलो। ट्रेडिंग इंटरनल कॉलम है, रिटर्न रिटर्न होती है, माइनस करना होता है। तो टू परचेज 6,05,000 इंटरनल कॉलम में, सेल्स भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स 12,10,000 इंटरनल कॉलम में। आगे देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? कम ऑन, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग के डेबिट साइड 72,000 रुपीज, टिक कर दिया मैंने। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कहाँ को जाएंगे? कहाँ को जाएंगे? बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल असेट साइड में, ट्रेड पेबल लायबिलिटी साइड में। आ रहा समझ में चक्कर? इजी, आगे चलो। हाँ भाई, बैंक लोन, लोन कब लिया है? ईयर एंड पे। ये ईयर एंड लिखने की क्यों जहमत उठा रहा है? अगर ओपनिंग में होता तो इसका इंटरेस्ट देना होता, क्योंकि इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, इसका मतलब हमें मानते कि इंटरेस्ट नहीं दिया था तो देना पड़ता। अरे आया क्या? ये हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, पर यहाँ पे कुछ करना है क्या? नहीं, क्योंकि लोन ही कब लिया है? ईयर एंड पे। जब ईयर एंड पे लोन लिया है तो कोई ब्याज चढ़ेगा? चढ़ेगा ही नहीं। ओवरड्राफ्ट भी कब लिया है? ईयर एंड पे, इस पर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट और ये बैंक लोन कहाँ को दिखाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बच्चों। चेक करो फटाफट आप भी, चले आगे। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंस, ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहाँ जाएंगे बच्चों? पी एंड एल के डेबिट साइड। चेक करो चेक करो, एक एक लाइन छोड़ के। टू सैलरी, टू एडवर्टीजमेंट, कम ऑन, टू अदर एक्सपेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलो। रिटर्न्स, अब रिटर्न जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट में है वो परचेज रिटर्न है। थोड़ा ध्यान से ध्यान से। तो परचेज रिटर्न माइनस कर दी, नेट परचेज बाहर लिख दी, सेल्स रिटर्न माइनस कर दी, नेट सेल्स बाहर लिख दिया। चले आगे। फर्नीचर कहाँ जाएगा? बिल्डिंग कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? कम ऑन, असेट साइड में। क्यों डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा? अरे सर बोला ही नहीं है सर, हमें अपनी मर्जी से कहाँ से करें? कर चुका होगा सर, ये नहीं करा नहीं है इसने। करा होता तो फिर डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस दिखता। हो सकता है ईयर एंड पे ही लिया होगा, हो सकता है इनको भी परचेज इसने ईयर एंड पे ही किया होगा भाई। बिल्डिंग, फर्नीचर, ये क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, एक बार में इनपुट इनपुट को छोड़ो, नीचे पढ़ो। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया मतलब वो एडजस्टेड नहीं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री बताओ, करो साथ साथ लिखो मेरे साथ बुक में। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री बोलो। क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट 72, लिख बेटा लिख, बुक में लिख। अच्छा, अपन मान लो परचेज से इसको पहले ही कम कर देते तो वापस ट्रेडिंग में लिखते क्या? नहीं, या तो क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से कम करके जिंदा कर दो, या परचेज अगर गलती से पूरी बेच दी है ट्रेडिंग में तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेबिट टू ट्रेडिंग कर दो। कहने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक है जो खरीदा था पर बेचा नहीं। अब जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट में इनकम नहीं, वो एक्सपेंस नहीं, क्या बन गया? वो असेट बन गई, क्योंकि वो लॉस भी नहीं हुआ, रखा तो मेरे पास ही है। तो या तो बेच दूं, या नुकसान हो जाए, या बच जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंट्री कर दो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी दिखेगा बच्चों वो, और बैलेंस शीट में असेट साइड में भी दिखेगा बच्चों। आया कि नहीं आया बोलो फटाफट, चले आगे। अब आ जाओ, इनपुट इनपुट खेलते हैं। तो देखो, वैसे ना इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि कौन सा जीएसटी किससे सेट ऑफ हो सकता है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बट अभी फॉर टाइम बिंग आपको ये पढ़ा देता हूँ कि आईजीएसटी होता है बड़ा भाई। कौन होता है?
बड़ा भाई। CGST होती है बड़ी बहन, कौन होती है? और SGST भी कौन होती है? बहन तो होती है पर छोटी बहन, कौन सी होती है? छोटी बहन। ये होता है बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन। बड़े भाई की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आउटपुट मतलब लाइबिलिटी, और बहनों के पास पैसा पड़ा है, बहनों के पास पैसा पड़ा है ना। तो होता क्या है, इनका रिश्ता ऐसा है, इन इन भाई बहनों का रिश्ता बताऊं इसमें कैसा है, ये बड़े भाई की है ना बड़ी बहन से ज्यादा बनती है। तो जब बड़ी बहन को मदद चाहिए होती है ना, तो और छोटी बहन को मदद चाहिए होती है, तो बड़ा भाई पहले किसको मदद करता है? बड़ी बहन। और फिर किसको करता है? छोटी बहन। तो वैसे ही आज जरूरत किसको है, भाई को या बहन को? आज भाई को, भाई की लाइबिलिटी है आउटपुट, तो भाई की भी पहले मदद कौन करेगी? बड़ी बहन, और फिर छोटी बहन। तो भाई की मदद करने के लिए अपने पास पहले तो बड़ी बहन के 9,000 यूज कर लेंगे, और छोटी बहन के 6,000 यूज कर लेंगे। तो छोटी बहन के बाद अभी भी कितने रह गए, वो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में असेट्स है। समझ में आ गया? और बोलो। अच्छा, जरूरत अगर बहनों को होती तो भाई पहले किसमें करता? भाई के पास IGST इनपुट होता और CGST HGST आउटपुट होता, तो पहले बड़ा भाई किसकी मदद करता? पहले बड़ी बहन की मदद करता, फिर छोटी बहन की मदद करता। पहले तो खुद की करता, और फिर बड़ी बहन की, और फिर छोटी बहन की। हेलो, ऐसे मैं करा दूंगा आपको एक आध इलस्ट्रेशन, कोई टेंशन नहीं। इनपुट IGST आ जाए 15,000, तो फिर बहनों की जरूरत नहीं है ना। भाई बोल रहा है आउटपुट IGST 15,000 और भाई के पास भी पैसा पड़ा है, इनपुट IGST 15,000, तो फिर बहनों की जरूरत ही नहीं है। तो फिर बस आउटपुट से इनपुट चला गया, और जो बहनों के पास पैसा पड़ा है वो रह गया बहनों के पास। वो कैसे कराऊंगा मैं कल, जहां पे आउटपुट CGST भी आएगा, इनपुट CGST आउटपुट IGST भी आएगा। हाँ, ऐसा करा दूंगा मैं आपको, कल कराऊंगा। दोनों बहनें आपस में लड़ती है, दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करती। हाँ, मैंने सिखाई थी ना आपको। दोनों बहन आपस में झगड़ा करती है, इनकी आपस में नहीं बनती, पर बड़े भाई की बनती है, तो बड़े भाई की पहले बड़ी बहन से, और फिर छोटी बहन से। तो छोटी बहन भी मदद बाद में करती है बड़े भाई की। कहानी है, मैं कल आपको बताऊंगा इसमें और डिटेल में। समझ में आया क्या अभी आपको? अब अपन ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद अपन ने क्या करा, नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट कहाँ चला गया, अपने कैपिटल में ऐड कर दिया, कैपिटल आ गई, और उसके बाद बैलेंस शीट टोटल करी, बैलेंस शीट अपनी मैच हो गई। बोलो क्लियर है? कंफर्म एकदम। लोन पे और ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ईयर एंड पे लिखा था। उसका मतलब दिया हुआ था या नहीं दिया था? देना ही नहीं था। और ओपनिंग में होता तो देना तब पड़ता जब इंटरेस्ट अंदर ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट होता तो उसका मतलब समझ में आता कि दिया हुआ होगा भाई। बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अपन और आगे चलेंगे। तो ये आपको कॉपी में करके लाने हैं, और फिर कल से अपन जो क्वेश्चंस करेंगे, पर कोई बात नहीं, कल से लिख के करेंगे, थोड़ा अपने प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। वैसे भी कितने इलस्ट्रेशन इसमें, 13 तो है। हाँ, तो अब बचे हुए अपन लिख लिख के करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लाना, ये छोटा सा काम है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।